नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं श्री गंगानगर की ओर। आप सभी को बता दूं, श्री गंगानगर में तकनीकी सहायकों ने विद्युत कार्यालय में धरना शुरू कर दिया है। श्री गंगानगर के कस्बे के निकट 13 ml फीडर पर मौत के बाद में रविवार को तकनीकी सहायक की करंट लगने से मौत हुई थी और विद्युत विभाग के स्थानीय तकनीकी सहायकों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। कर्मचारियों ने रोष व्यक्त करते हुए विभाग के खिलाफ में नारेबाजी भी की है। वह सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता तथा सब स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी गुरमीत सिंह को तुरंत निलंबित करने की मांग भी की है। उन्होंने बताया कि सहायक अभियंता कार्यालय पदमपुरा के सहायक अभियंता की लापरवाही की सज़ा हमारे तकनीकी कर्मचारी राधेश्याम चोटिया को भुगतनी पड़ी है। इससे पहले 5 जनवरी को ही विद्युत सब स्टेशन के कर्मचारी गुरमीत से शटडाउन लेने के बावजूद लाइट छोड़ने को लेकर बढ़ती जा रही है लापरवाही की लिखित शिकायत की गई। जुड़ चुके हैं विद्युत विभाग के सहायक अभियंता, वो बताएंगे जो 2 दिन पहले दुर्घटना हुई है करंट से, उसके बारे में। हमारे 10 तारीख को राधेश्याम कर्मचारी की एक बहुत ही दुर्घटना में मृत्यु हुई। उसका मान लो बहुत ही खेद है हमें, हमारा साथ का भाई चला गया। इसमें प्रथम दृष्टया जो अभी तक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसके अंदर जो जीएसएस पे कर्मचारी था उसकी दोषी होना पाया है। गैस शटडाउन में के अंदर उसको सप्लाई चालू करना अभी तक आया है, बाकी उसका अभी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसके बाद उससे संपर्क नहीं हो पाया घटना में। प्रथम दृष्टया जुड़ चुके हैं राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी के जिला अध्यक्ष। सर, आपका नाम? मेरा नाम दयानंद वर्मा है जी, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी श्री गंगानगर से जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ, बताएं कि आज धरना लगाया किस क्या क्या मांगे हैं आपकी धरना? हमारे 2 दिन पहले जो कर्मचारी एक्सपायर हुआ है विद्युत दुर्घटना जिसके साथ हुई है, उसको न्याय दिलाने के लिए आज जो ये धरना पदमपुर सब डिवीज़न में लगाया गया है। ये धरना आपका कब तक चलेगा? ये धरना, इसमें कर्मचारियों की मांग है जी, जो भी इसमें सहायक अभियंता दोषी है उसको जब तक निलंबित नहीं कर दिया जाता जब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। और मृतक परिवार के लिए आपकी क्या प्लान योजना रहेगी, उसको कैसे न्याय मिले? मृतक परिवार को उसके जो पत्नी है उसको या घर से कोई जो नौकरी करने लायक है उसको नौकरी मिले। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा का गृह निवास मंडावरी गंदगी से अटकावा पड़ा हुआ है। वहीं नवसृजित नगर पालिका मंडावरी भी गंदगी का साम्राज्य बनता गया है। साथ ही साथ लालसोट विधानसभा के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा का गृह निवास मंडावरी है। आप सभी को बता दूं कि गंदगी से अटी पड़ी है कैबिनेट मंत्री के गृह निवास की नालियां। साथ ही साथ नवसृजित नगर पालिका मंडावरी को जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर कर रहे हैं शर्मसार। उद्योग मंत्री के गृह निवास में गंदगी से लोगों का जीना भी दुश्वार होता हुआ नजर आया है, तो वहीं विधानसभा लालचौक को बांटने वाले हाथ अपने गृह निवास की नहीं करवा पा रहे हैं सफाई। साथ ही मंडावरी में पुरानी अनाज मंडी के पीछे की नालियां बनी हुई हैं सुअरों का अड्डा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगराज गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो योगराज, क्या है ये पूरा मामला कि उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा का ही गृह निवास मंडावरी है और वही गंदगी से भरा पड़ा है? जी पुलकित, आपने सही सुना। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के कुबेर का खजाना बांटने वाले हाथ अपने गृह निवास की सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर अपने गृह निवास की ही सफाई नहीं करवा पा रहे हैं तो आखिर कहाँ की सफाई करवा पाएंगे? पुलकित, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इनका गृह निवास मंडावरी क्षेत्र है वो हाल ही के अंदर नगर पालिका घोषित कर दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उस पर स्टे हो जाने से पुनः ग्राम पंचायत में तब्दील हो गई और अब वहाँ की स्थिति ये बनी हुई है कि गली जो वहाँ की गलियां हैं वो नालियों से अटी पड़ी हुई है और वहाँ पर सुअरों का अड्डा बना हुआ है। लेकिन योगराज, देखा जाए तो वहाँ पे जो आने वाले नागरिक और जनता है उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आखिर उनके द्वारा इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? ये उनके गृह निवास का मामला है। सवाल ये भी उठता है कि जब वो अपने गृह निवास की सफाई नहीं करवा पा रहे हैं तो लालसोट विधानसभा क्षेत्र की उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा क्या विकास कर पाएंगे? ये सोचने का विषय। बातचीत हुई थी उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा से?
इस मामले में मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन वार्ता वैसे अगर देखी जाए तो वो हर गांव के अंदर इन दिनों दौरा कर रहे हैं और कुबेर का खजाना बांट रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो अपने गृह निवास की सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। चलिए योगराज, ज़्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए एक नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आप सभी को बता दूं, राजसमंद में सोने में पड़े मकान के अंदर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। आमेर थाना क्षेत्र के भीलवाड़ा रोड पर पौबाग के पास में एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और 1 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। वारदात का पता मकान मालिक के मुंबई से लौटने पर हुआ है। आमेर के पोश इलाके में बने मकान में वारदात से मोहल्ले वासियों ने आक्रोश जताते हुए जल्द वारदात का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई चला गया था। उसके बाद कल देर शाम जब वे घर लौटे तो मकान के सभी ताले टूटे हुए मिले, जबकि चोर ने मकान के मुख्य द्वार से प्रवेश कर वारदात को अंजाम दिया है। चोरी का मामला ये है कि जो मेरे अंकल का मकान है और अंकल लगभग 20 दिन से मुंबई गए हुए थे और कल शाम को 7:30 बजे मुंबई से आए। आते ही ये जैसे गेट का खोला तो ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाके देखा तो पूरा मकान ऐसा अलमारी सब लोग टूटे हुए मिले और सामान चेक किया तो सब नकदी जेवरात सब कुछ भी मिला नहीं, सब चोरी गया। तुरंत हमने आमेर थानाधिकारी को सूचना दी। थानाधिकारी की टीम आके मौका में रवाना किया और फिर FIR दर्ज की है और पूरे मामले की लगभग ये 16-17 लाख की चोरी का मामला है और थानाधिकारी जांच की। पाली जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, सादरी क्षेत्र के बाड़ली सादरी की एक कॉलोनी में अचानक एक नील गाय घुस गई, जिसके घुसने से मोहल्ले में अफरा तफरी भी मच गई है। तो वहीं अफरा तफरी के चलते हुए नील गाय घबराए हुए दुकान में जा घुस गई, जहां पर दुकान में तोड़फोड़ से हजारों का नुकसान भी हुआ है। साथ ही आपको बता दूं, ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद में 1 घंटे बाद नील गाय को कस्बे से बाहर निकाला है और गनीमत रही कि हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आइए एक नजर डालते हैं पाली जिले की ओर। आप सभी को बता दूं, पाली जिले के जोजावर क्षेत्र में बढ़ते हुए चोरी के मामलों को लेकर के ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के बाहर धरना दिया है। पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र के जोजावर कस्बे में मंगलवार को ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए SP के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी सुरेश सारण को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र आए दिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं एवं चोरियों की राजफाश नहीं होने की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है और ज्ञापन में जोजावर पुलिस चौकी में स्टाफ बढ़ाने व पुराने स्टाफ को बदलने की भी सहित कई मांगों को लेकर के ग्रामीणों ने जोजावर पुलिस चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन किया है, जिसकी सूचना मिलते ही सिरियारी थाना प्रभारी सुरेश सारण मैं जाब्ते के साथ चौकी पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर पुलिस गश्त बढ़ाने एवं पूर्व में हुई चोरियों का जल्द राजफाश का आश्वासन दिया। पाली जिले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर में बोलेरो चालक की मौत हो चुकी है। तकतगढ़ थाना बलाना रोड की घटना बताई जा रही है। वहीं तकतगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद में बोलेरो में फंसे युवक को बाहर निकाला गया है। साथ ही साथ अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में ही चालक की मौत हो गई। आप सभी को बता दूं, शव को पुलिस ने राजकीय अस्पताल मोर्चरी पर रखवाया और वहीं रोडवेज बस का पता लगाने में जुटी हुई है स्थानीय पुलिस। आइए नजर डालते हैं सिवानी मंडी की ओर। आप सभी को बता दूं कि सिवानी मंडी में धूमधाम से मनाया गया है युवा दिवस। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सिवानी मंडी में आज़ाद युवा परिषद कार्यालय में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष हितेश गुड़ा ने स्वामी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व व उनके विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज के युवा पीढ़ी को स्वामी जी के विचारों एवं आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है और इस मौके पर मुकेश, सहारण, निशांत शर्मा,
राजीव मतानी, मनोज नलेई सहित कई लोग उपस्थित रहे। विवेकानंद यूथ फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने गरीब बस्तियों में जाकर के गरीबों को कपड़े वितरित किए हैं। साथ ही विद्यार्थी छात्र छात्राओं ने सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर किशनगढ़ नगर में रैली निकाली और आरके कॉलेज पहुंच करके स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उनके बताए हुए संदेशों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी है। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आप सभी को बता दूं, दौसा जिले में किसानों के मुआवजा बढ़ाने की आपत्ति पर एसडीएम ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर मंगलवार की शाम किसानों के मुआवजे को लेकर के उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने एनएचआई के टेक्निकल मैनेजर इंद्रपाल सिंह को उपखंड कार्यालय बुलवाया है। उपखंड कार्यालय में एसडीएम सरिता मल्होत्रा की मौजूदगी में किसानों व एनएचआई के टेक्निक मैनेजर इंद्रपाल सिंह के बीच में जमीन के मुआवजे को लेकर के काफ़ी गहमी हो गई है। वहीं किसानों ने कहा कि हमने अभी तक हमारी ज़मीनों का कोई मुआवजा नहीं लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन स्टेट हाईवे के पास में आ रही है, उसने अनुकूल हमको हमारी ज़मीनों का मुआवजा दिया जाए। वहीं किसानों ने उपखंड अधिकारी पर भी आरोप लगाते हुए कह दिया कि 2018 से पूर्व डीडवाना वाया अमराबाद रोड बन चुका था, मगर एसडीएम भी एनएचआई के अधिकारियों को कुछ नहीं बोल रही है। वहीं किसानों ने एसडीएम की मौजूदगी में एनएचआई के अधिकारियों से दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेसवे की गाइडलाइन दिखाए जाने की मांग की है। किसानों ने इसी दौरान कहा कि जब तक हमको स्टेट हाईवे के अकॉर्डिंग हमारी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक हम कार्य को नहीं करने देंगे। वहीं जब हमने किसानों के आपत्तियों के निस्तारण को लेकर एसडीएम सरिता मल्होत्रा से जानकारी चाही तो कोशिश की तो उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों पर बात को टालते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। दूसरी ओर एनएचआई के टेक्निक मैनेजर इंद्रपाल सिंह ने कहा कि 2018 में सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 2 तरह की डीएलसी रेट घोषित की गई थी। उसी के अनुरूप किसानों की जो ज़मीन आई है उसके अनुरूप मुआवजा जारी कर दिया गया। और इसी दौरान किसान रामकरण मीणा, कल्याण मीणा, उप सरपंच उमाशंकर मीणा, सांवल मीणा, हीरालाल मीणा, बद्रीलाल मीणा, कानाराम मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। अगर स्टेट हाईवे पहले से है और वो खसरा अगर उसके लगता हुआ है तो उसको सड़क के पास की बनी है, और अगर दूर है तो दूर की बनी है। लेकिन इनका तो साफ कहना ये है कि जो डीएलसी बनाई हो रहे हैं। हाँ, ये पहले भी कंफ्यूज हो रहे थे। सबसे पहले इशू ये था कि 200 मीटर से 500 मीटर जी 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 कि साहब 200 मीटर से 500 मीटर की डीएलसी दे जाए, जबकि वो डीएलसी उसमें 2008 में 200 मीटर से 500 मीटर की डीएलसी इफेक्टिव थी नहीं, सिर्फ 2 तरह की डीएलसी थी, तो वो तो मिल नहीं सकती इनकी। जी जी सही है। इनका ये कहना है, इसलिए क्या है कि और फिर भी इनको असंतुष्टि है ना, तो ये आर्बिट्रेटर महोदय के यहाँ वहाँ 3G5 में असंतुष्ट है अवार्ड से, तो वहाँ लगा सकते हैं। इनको एक्ट में प्रावधान है। तो जिन खसरों पे आपत्ति हमने करवा रखी है उन पे तो हम काम तो नहीं करने देंगे जब तक गाइडलाइन हमको नहीं देंगे, रास्ता भी नहीं मिलेगा, रास्ता भी नहीं देंगे हम, और गाइडलाइन के बगैर काम भी नहीं करने देंगे। और बंद करेंगे। एक्ट में क्लियर कट प्रोविजन है कि आप अगर अवार्ड से संतुष्ट नहीं हो तो आर्बिट्रेटर महोदय के वहाँ लगा सकते हैं, वहाँ आप अपना पक्ष रख सकते हैं, और इसमें एक में प्रोविजन है, इसलिए कर सकते हैं अपना। लेकिन सर, किसानों की शिकायत थी कि उनको मुआवजा नहीं मिला है। उनका कहना ये था कि उनके जो डिडवाना वाया अमराबाद होकर रोड निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली क्या है, अभी हमने ये जो अमराबाद के लोग आए थे उनका ये मांग है कि 200 मीटर से 500 मीटर की डीएलसी के हिसाब से हमारे को दिया जाए। लेकिन जून 2018 में जो लैंड एक्विजिशन हुआ था उस समय 200 मीटर से 500 मीटर की डीएलसी थी नहीं, उस समय सड़क के पास और सड़क से दूर। जी, इनको समझा दिया है कि सड़क के पास और सड़क के दूर 2 तरह की डीएलसी थी, तो 2 तरह की डीएलसी के हिसाब से जो सड़क से लगता हुआ है उसको सड़क से लगता हुआ मिल गया, और जो सड़क से दूर है उसको सड़क से दूर मिल गया। 200 से 500 मीटर की डीएलसी 2018 में थी नहीं, इसलिए उनको समझा दिया है। फिर भी ये अगर जाना चाहें तो 3G5 में आर्बिट्रेटर महोदय के वहाँ लगा सकते हैं। तो उनकी जो आपत्तियाँ लगाई थी उनका क्या निस्तारण हो गया? हाँ, उनको समझा दिया,
उनको समझा दिया। उनका और इनको फैक्ट एज पर एक्ट जो है हमने समझा दिया उनको। उनका कहना है कि हम काम को नहीं करने देंगे जब तक हमको मुआवजा बढ़ के नहीं मिलेगा। इस मामले में क्या कहना चाहोगे? ऐसे तो कोई भी अगर बियॉन्ड द एक्ट जो है वो जा नहीं सकता, न तो वो जा सकते ना हम जा सकते बियॉन्ड द एक्ट। जी जी। तो एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। जमीन के मुआवजे को लेकर जो आपत्तियां लगाई थी, क्या उनका निस्तारण हो गया है? हमारा कोई निस्तारण नहीं हुआ। NH 148 के अंदर हमने जो आपत्तियां लगाई थी उसकी NHI वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। बिना गाइडलाइन के, बगैर गाइडलाइन के काम कर रहे हैं और न ही हमको गाइडलाइन दिखाई जा रही है। हमें वो NHI वाले और प्रशासन मिला जुला हुआ है। मिलजुल करके इन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर हमको मनमर्जी से हमारे को गाइडलाइन अवगत कराई। हमको जब तक ये गाइडलाइन नहीं देंगे जब तक हम कार्य को नहीं करने देंगे। आपने पुनः SDM साहब से शिकायत की वापस जाके? पुनः SDM साहब से हमने दोबारा शिकायत करी। SDM साहब क्या कह रही है? SDM साहब NHI वालों को हमारे सामने कह रहे हैं इनकी शिकायतों को देख लेना। NHI वाले वहीं बैठे हैं और हमको झूठा आश्वासन देके बार बार भेज देते हैं। तो ये माना जाए कि NHI वाले और प्रशासन मिला हुआ है। गाइडलाइन हमारी कोई सुनवाई आपकी अब मांग क्या है? अब हमारी मांग है कि हमको गाइडलाइन दे पूरी, और गाइडलाइन दिखा करके ही हम कार्य करने देंगे। आपको गाइडलाइन नहीं दिखाई जा रही है। तो आपकी ये मांग है कि आपको गाइडलाइन दिखाने के बाद में आप कार्य कर लेने देंगे। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, दौसा जिले में ACB का बड़ा धमाका देखने को मिला है। घूसखोर बांदीकुई SDM पिंकी मीणा को ट्रैप किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि दौसा SDM पुष्कर मित्तल भी ट्रैप हो चुके हैं। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि घूसखोर बांदीकुई SDM पिंकी मीणा को ट्रैप किया गया है। साथ ही साथ दौसा SDM पुष्कर मित्तल भी ट्रैप हो चुके हैं। दोनों को 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दोनों को 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। साथ ही DG BL सोनी, ADG दिनेश MN के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ ASP नरोत्तम वर्मा व CI नीरज भारद्वाज की यह कार्रवाई रही। आइए एक नजर डालते हैं श्री गंगानगर की ओर। आप सभी को बता दूं, श्री गंगानगर के अंदर पूर्व प्रधान सिंगारत सिंह को यौन शोषण के आरोप के अंदर गिरफ्तार किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पदमपुर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान श्रृंगार सिंह को युवती का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रधान पर यह आरोप है कि ऑफिस में काम करने वाली युवती ने श्रृंगारा सिंह के विरुद्ध में 376, 384, 354 IPC में मुकदमा 7 अक्टूबर 2020 को पदमपुर थाने में गजसिंहपुर निवासी युवती ने ब्लैकमेल कर यौन शोषण का आरोप लगाया था। मंगलवार को शिकारा सिंह अपने 2 रिश्तेदारों को लेकर के पदमपुर थाने में पेश हुए। पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें मेडिकल जांच के लिए पदमपुर चिकित्सालय भेज दिया। तो FIR नंबर 216 7 अक्टूबर 2020 को 376, 384, 354 D में पूर्व प्रधान संगारा सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था परवादिया द्वारा, जिसमें कि मुलजिम को आज गिरफ्तार किया गया है। आज अब इसका कल न्यायालय में पेश किया जाएगा और 2 दिन का रिमांड लेके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। किशनगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि मानवता शर्मसार होती हुई नजर आई है। पत्थर की खान में भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर के मौके पर पहुंची बांदर सिंदरी पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लिया है। साथ ही साथ भ्रूण को रखवाया है किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय की मोर्चरी में। आपको बता दूं, पुलिस अभी कर रही है कलयुगी माता पिता की तलाश। साथ ही साथ क्षेत्र में हो रही अज्ञात माता पिता की घोर निंदा। वहीं बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र के तिलोनिया के पास में चोरली गांव में पत्थर की खदान में मिला है यह भ्रूण। आइए नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि बूंदी जिले में जिला सरपंच ने पीडी खातों के विरोध में जम करके नारेबाजी की है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बूंदी जिले के सभी सरपंच संघ ने कलेक्टर दफ्तर के बाहर सरकार की जन विरोधी नीति के विरोध में नारेबाजी करके आदेश की प्रतिलिपियां जला दी हैं।
जानकारी के अनुसार आपको बता दूं, पंचायत राज के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली राशि की 2019 के बाद की किस्त नहीं मिली है, जिसके चलते हुए पंचायत कर्मचारियों के वेतन देने में असमर्थन भी हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर पंचायत के पीडी खाते भी खुलवाए जा रहे हैं, जो सरकार के अधीन एवं ब्याज रहित होंगे। ऐसे में ग्राम पंचायत जो इस राशि के ब्याज का उपयोग सार्वजनिक हित में कर रही थी, वह अब नहीं कर पाएगी। जी बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ, मैं आनंद लाल मीणा, जिलाध्यक्ष सरपंच संघ। हमारी सरकार से मांग है, जो ग्राम पंचायत के अधिकारों को इन्होंने हनन किया है, जो पीडी खाते खोल के उसमें राशि को डंप करके और सर्प कुंडली मार के बैठने के जो प्रयास किए जा रहे हैं राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का, उनका हम विरोध करते हैं। और जब तक वो आदेश वापस नहीं होंगे, हमारे संघर्ष जारी रहेंगे। सरकार ने पीडी खाते खोले गए जबरदस्ती, उसके मामले में आज पूरा सरपंच संघ, पूरा प्रदेश लेवल का सरपंच संघ विरोध कर रहा है प्रत्येक जिले में। और उसके लिए हम सभी यहाँ पर ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को। और हमारी अगर मांगे नहीं मांगी गई तो 30 तारीख को हम पूरे सरपंच संघ जयपुर में एकत्रित होंगे और उसके बाद हम पंचायतों के ताला लगाएंगे, नरेगा का काम का बहिष्कार करेंगे, नरेगा के सारे काम बंद कर देंगे। राज्य सरकार, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं, उनकी सब हमारे माध्यम से जो भी काम होते हैं उन सबको बंद कर देंगे। और अगर कलेक्टर साहब ज्ञापन लेने नहीं आए तो आगामी जब भी रात्रि चौपाल होगी, कलेक्टर साहब हमारी ग्राम पंचायत में आएंगे तो हम वहाँ पे कोई चौपाल नहीं कराएंगे और उसका हम जोर शोर से विरोध करेंगे और नहीं हम वहाँ पर बैठने के लिए उनको जगह देंगे। आपका पहले? मैं निर्मला कंवर। हाँ जी बताइए। सरपंच माइजा। मैं सरकार से ये विरोध करना चाहती हूँ कि जब पंचायत में पहले इतना पैसा आता था तो हर ग्राम में हर जगह सरपंच हर काम करवा सकता था, और आज की तारीख में अगर कोई एक व्यक्ति उठा के अगर कहता था कि हमारे यहाँ पे कीचड़ हो रहा है सरपंच साहब, तो सरपंच साहब का उस गली में से निकलना भारी हो जाता है। और बचा कुचा पैसा जो भी सरकार दे रही थी वो भी आप पीडी खाते में करवा दोगे तो सरपंच क्या करेगा? कीर्तन करेगा क्या पंचायत में बैठ के? ये बताओ आप। हाँ? विरोध करेंगे आप? विरोध करेंगे। पूरा सरपंच संघ अध्यक्ष पूरा बूंदी जिले के सभी सरपंच एक साथ रहेंगे और टोटल पूरा राजस्थान, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इसका विरोध करते रहेंगे। ये बताओ, एक महिला सरपंच जब कुर्सी पे बैठती है, उसके पति को या उसके भाई को या उसके किसी भी रिश्तेदार को वहाँ नहीं बैठने दिया जाता। ये बताइए आप। और जब वो महिला सरपंच के आगे कोई एक गाँव का व्यक्ति आगे हंसट बोलता है, ये सरपंच क्यों बिठा रखा है, ये क्या काम करेगा, वो क्या, लेकिन एक महिला सरपंच पति भी वो उसको लेक्चर सुनना पड़ता है क्योंकि वो काम नहीं करवा पाते, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं और जो बंधे हुए आते और ज्यादा मान रही है सरकार। हाँ जी, वो तो सर कलेक्टर ये बताओ, ताली बजाएंगे क्या? पाली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, वाहन चोर गिरोह का राज खुल चुका है। वहीं 5 दुपहिया वाहन के साथ में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। आप सभी को बता दूं, जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार जेतारण थाने ने यह कार्रवाई की है। साथ ही साथ जेतारण थानाधिकारी सहदेव चौधरी ने मैं जाब्ते द्वारा पकड़े हैं 2 वाहन चोर। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर और आसपास ठिकानों पर दबिश देकर के पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। शातिर चोर से जारी गहनता से पूछताछ भी, साथ ही साथ जिले में अनेक वाहन चोरियों के खुलासे के आसार भी लगाए जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आप सभी को बता दूं, दौसा जिले के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा के दौरे को लेकर के बैठक की है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के गांव कोसी बड़ी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा के दौरे को लेकर के बैठक का आयोजन रखा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष लड्डू राम मीणा ने की है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता बैठक के दौरान संगठन पर चर्चा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविलास डूंगरपुर ने कहा कि आगामी 21 जनवरी को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा किसानों की जन समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से चर्चा करेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए बैठक को संबोधित किया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर पर भी चर्चा कर कार्यकर्ताओं का अवगत कराया है। कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान जिला महामंत्री
नीलम सेन, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष रामचंद्र हाड़ोतिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि पदमपुर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन का दूसरे दिन सहायक अभियंता को निलंबित कर मृतक परिवार को मुआवजा व नौकरी देने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है। जी हाँ, धरना प्रदर्शन जारी है। आप सभी को बता दूं कि ज्ञात रहे कि 3 दिन पहले निगम प्रशासन की लापरवाही से राधेश्याम कर्मचारी की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। उसी को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं बाड़मेर जिले की ओर। आप सभी को बता दूं, बाड़मेर जिले में विकास अधिकारी राज पुरोहित का तीसरे दिन भी बधाई व स्वागत करने का तांता लगा रहा है। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती पंचायत समिति गडरा रोड में विकास अधिकारी के पद पर विक्रम सिंह राजपुरोहित द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर तीसरे दिन भी पंचायत समिति क्षेत्र में कई सरपंच व सरपंच प्रतिनिधियों द्वारा बधाई एवं स्वागत करने का तांता लगा रहा है। ग्राम पंचायत खान नियानी, रामावतार, बाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय पर पहुंच करके माला पहनाकर स्वागत किया गया। वह कार्यभार भी ग्रहण करने के उपलक्ष्य में बधाई दी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं नसीराबाद की ओर। आप सभी को बता दूं कि नसीराबाद के अंदर 16 जनवरी से प्रारंभ होने वाली कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर के आज मॉक ड्रिल किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नसीराबाद में आगामी 16 जनवरी 2021 से पूरे प्रदेश में प्रारंभ होने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन का पूर्वाभ्यास किया गया है, जिसमें नगर के उपखंड अधिकारी राकेश गुप्ता की उपस्थिति में संपन्न हुए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने बताया कि यह पूर्वाभ्यास 16 जनवरी से होने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उप जिला चिकित्सालय में सफलतापूर्वक किया गया है और इस पूर्वाभ्यास में स्टाफ को पूर्ण रूप से ट्रेनिंग भी दी गई है। 16 जनवरी को होने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए उपखंड अधिकारी ने उपस्थित कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही राजकीय सामान्य चिकित्सालय के प्रमुख डॉक्टर विनय कपूर को आईसीयू वार्ड में लेकर के आवश्यक सुधार करने हेतु दिशा निर्देश दिए हैं। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आप सभी को बता दूं कि राज्यपाल ने श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति के सदस्यों से मुलाकात की है। राजधानी जयपुर के अंदर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राम जन्मभूमि न्यास के लिए आज आर्थिक सहयोग प्रदान कर राजस्थान को इसकी शुरुआत की है। मंगलवार को मिश्र ने विश्व हिंदू परिषद के दिनेश जी के नेतृत्व में श्री राम मंदिर निधि समर्पित समिति के सदस्य और विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री सुरेश उपाध्याय, रमेश अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बजरंग लाल बागड़ा की आदि ने भेंट की थी। राज्यपाल को इन्होंने राम मंदिर निर्माण योजना की पुस्तिका, मंदिर निर्माण संबंधित प्रकाशन भी भेंट किए हैं। आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर के महंत ने राज्यपाल के तीर्थों के मिश्रित जल का धूमधाम से वितरण कर उनकी शुरुआत की है। राज्यपाल कलराज मिश्र को मंगलवार को राजभवन में गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने मकर संक्रांति हेतु देश के पावन तीर्थों का मिश्रित जल भेंट किया है। महंत गोस्वामी ने बताया कि तीर्थ स्थानों में अत्यधिक भीड़ व कोरोना काल के कारण राधा गोविंद की कृपा से गोविंद सागर, त्रिवेणी संगम, हरिद्वार, नासिक, पुष्कर आदि तीर्थों का मिश्रित जल मंदिर में सामान्य जन को 13 जनवरी को दोपहर 11 बजे से वितरित किया जाएगा। इसकी शुरुआत राज्यपाल मिश्र को जल भेंट करके की गई है। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में भले ही पिछले 3 दिन से मौसम साफ हो गया हो और तेज धूप निकल रही हो, लेकिन सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को प्रदेश के 10 शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा है। वहीं कुछ शहरों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हुई है।
मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट को देखें तो आज अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, माउंट आबू, चूरू, गंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पिलानी और सीकर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज लगातार दूसरे दिन भी पारा माइनस में दर्ज किया गया। वहीं गंगानगर में भी आज पारा जमाव बिंदु के नज़दीक पहुंचा है और गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर क्षेत्र में हल्की सर्द हवाएं भी चली हैं। साथ ही हनुमानगढ़, गंगानगर इलाकों में तो सुबह कोहरा देखने को मिला। तो वहीं दूसरी ओर गंगानगर में सर्दी का आलम यह है कि कल दिन का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने नगरीय निकायों में भूखंडों भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि, लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में पूरी छूट को 31 मार्च तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले छूट की यह अवधि 30 सितंबर 2020 तक थी। कोरोना के कारण पूर्व में भी जारी अधिसूचना का लाभ नगरीय निकायों के कई भवन स्वामियों द्वारा नहीं उठाया गया था। 1 अक्टूबर 2020 से प्रस्तावित इस छूट से पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी करने से पहले स्वायत्त शासन विभाग को विधिक परीक्षण करना होगा। जयपुर में जिंदगी का टीका यानी कोरोना वैक्सीन का बुधवार को शुभ आगमन हो गया है। आज सुबह 11 बजे हैदराबाद से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची है एयर एशिया की फ्लाइट से वैक्सीन की 20,000 डोज की पहली खेप। भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन कोवैक्सीन के फ्लाइट से उतारने के साथ ही पुलिस एस्कॉर्ट में एयरपोर्ट से सीधे आदर्श नगर स्थित स्टेट ड्रग स्टोर सेंटर पर लाया गया है। असल में कोरोना के टीके का स्वागत कमोबेश कुछ इस तरह से किया गया जैसे एक बड़ी शुभ घड़ी आई हो। उत्सव की तरह एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वैक्सीन का स्वागत किया गया और यहां से रवाना होते ही वैक्सीन की यह खेप जनता के लिए कॉलोनी स्थित वैक्सीन सेंटर पर तभी प्रवेश कराई जाएगी जब पंडित ने शुभ मुहूर्त का चौघड़िया में समय बताया है। प्रवेश के साथ ही टीके के कार्टन पर नारियल भी चढ़ाया गया है और पुष्प अर्पित भी किए गए। साथ ही साथ टीके के प्रवेश के साथ ही मेडिकल के अफसरों के माथे पर टीका भी लगाया गया है, यानी टीके का स्वागत टीके से ही किया गया। शुभ घड़ी का स्वागत कुछ ऐसे माहौल में हुआ है, यह जानकारी जयपुर पुलिस के द्वारा प्राप्त की गई है। साथ ही साथ जयपुर पहुंची वैक्सीन की ये पहली डोज 28 दिन बाद लगने वाली दूसरी डोज कुछ समय बाद पहुंचेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को सुविधाएं देने के मामले में वर्तमान मुख्य सचिव निरंजन आर्य को पक्षकार बना करके नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सबीना और जस्टिस CK सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश मिलाप चंद दांडिया की अवमानना याचिका में CS को पक्षकार बनाने के लिए दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 4 सितंबर 2019 को आदेश जारी कर राजस्थान मंत्री वेतनमान अधिनियम 2017 की धारा 7 BB और धारा 11 को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया था। इन धाराओं के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं देने का प्रावधान भी था। अदालती आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार ने पूर्व CM वसुंधरा राजे से बंगला खाली नहीं करवाया। इसके अलावा राज्य से जनवरी 2020 में सुविधाएं भी वापस ली गई हैं। ऐसे में अवमाननाकर्ता अधिकारियों से सुविधाएं देने के बदले खर्च हुई राशि की रिकवरी की जाएगी। अब मुख्य सचिव भी बदल गए हैं। ऐसे में नए CS निरंजन आर्य को पक्षकार बनाया जाए। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने गत सुनवाई को शपथ पत्र पेश कर कहा था कि अदालती आदेश की पालना में राजस्थान मंत्री वेतनमान अधिनियम 2017 के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाएं वापस ली जा चुकी हैं। राजस्थान में बर्ड फ्लू न केवल पैर पसार रहा है बल्कि इससे दिनों दिन पक्षियों के मरने की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा 626 पक्षियों ने दम तोड़ा है, तो वहीं झुंझुनू से भेजे गए 5 पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमण का दायरा 33 में से 16 जिलों में फैल गया। पशुपालन विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को 349 कौवे, 52 कबूतर, 22 मोर और 203 अन्य पक्षियों की मौत हो गई। वहीं भरतपुर, जोधपुर और झुंझुनू जिलों से भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट मिली है, जिसमें भरतपुर और जोधपुर की रिपोर्ट नेगेटिव आई। झुंझुनू से भेजे गए 5 सैंपल पॉजिटिव आए हैं।
तो वहीं झुंझुनू राज्य का 16वां जिला भी बन गया, जहां बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। राज्य में 25 दिसंबर से अब तक कुल 3,947 पक्षी इस महामारी के दौरान अपना दम भी तोड़ चुके हैं। कोविड-19 ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की आर्थिक सेहत को पूरी तरह से बिगाड़ करके रख दिया है। हालांकि अनलॉक के बाद अब सरकार के राजस्व में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोविड-19 के कारण बदले हालात में राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति पर करीब 50,000 रुपये का कर्ज आ चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में सरकार का राजस्व घाटा 27,858 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। वेंगसरकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मेलबॉर्न में मिली जीत और सिडनी टेस्ट ड्रॉ करवाने के बाद आया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट भारत ने विराट कोहली की कप्तानी में खेला था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद विराट पैटर्निटी लीव पर स्वदेश लौट गए थे। मेलबॉर्न टेस्ट से कप्तानी अजय रहांकिया के पास में रही और रहाणे की कप्तानी में शानदार वापसी करते हुए भारत ने मेलबॉर्न टेस्ट में 8 विकेट से जीत हासिल की थी। देश में कोरोना वायरस के अब तक 1,04,95,147 केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,968 लोग संक्रमित मिले और इसी दौरान 17,817 लोग रिकवर हुए हैं, तो वहीं 202 मरीजों की मौत भी हो गई। कोरोना से अब तक 1,01,29,111 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,51,529 हो गई है। भारत अब एक्टिव केस के मामले में दुनिया का 14वां देश हो गया है। अगर मरीजों की संख्या ऐसे ही घटती रही तो जल्द ही टॉप 15 संक्रमितों की सूची से भी भारत बाहर हो जाएगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ में दिल्ली की सीमाओं पर चल रही आंदोलन को आज 50 दिन पूरे हो गए हैं। शुरू से ही सरकार की ओर से मान मनोबल, फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से मध्यस्थता को कमेटी गठित कर दिए जाने से भी मामला सुलझा नहीं है। किसान कानूनों को रद्द किए जाने के अलावा कोई भी बात मानने को राजी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 4 सदस्यीय कमेटी पर भी नाराजगी जाहिर की है। आंदोलनरत किसानों का स्पष्ट कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा अपने पूर्व के फैसलों के लिहाज से किसी भी कमेटी के प्रस्ताव को खारिज कर चुका है, यानी उन्हें यह कतई स्वीकार नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। उनके अनुसार बुधवार शाम को करीब 8 नए चेहरे राज्य के मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार से राज्य में 18 महीने पुरानी येदियुरप्पा सरकार के स्थिरता के बारे में सभी अटकलों पर विराम लग जाएगा।